हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नीट बायोलॉजी पे। और आज हम लोग क्लास 12 जो नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड प्रिंसिपल स्टडी करेंगे। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका हर एक डाउट मैं यहाँ पे सॉल्व कर पाऊँ। तो देखिए मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हमने डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब हम एनसीईआरटी स्टडी करते हैं तो इसमें जो एनसीईआरटी चैप्टर स्टार्ट होने पे ये जो साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होते हैं ये भी बिल्कुल आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी चैप्टर्स को जानना। ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है इंफॉर्मेशन। इस चैप्टर में दो साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है ना। यहाँ पे दो साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। और वो जो इंफॉर्मेशन है वो है, एक तो है स्टानले कोहेन और दूसरे हैं हर्बर्ट बोयर। ठीक है। तो देखिए एक ये हर्बर्ट बोयर हैं और हर्बर्ट बोयर के बारे में हमने जो ध्यान रखना है वो ये कि हर्बर्ट बोयर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो हर्बर्ट बोयर ने बेटा स्टडी करा था, देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, हु स्टडीड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का स्टडी करा था बेटा हर्बर्ट बोयर ने। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज क्या होगा, तो ये इट इज कॉमनली कॉल्ड केमिकल नाइफ और मॉलिक्यूलर सीजर। कॉमनली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज कॉल्ड केमिकल नाइफ और मॉलिक्यूलर सीजर। व्हाई कॉल्ड सो, क्योंकि हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का जो मेन जो कोर टेक्निक है ना बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जो मेनली यूज करने वाले हैं वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग एक तो, और दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे तो उसमें आपके लिए जरूरी क्या होगा कि जैसे ये एक डीएनए हमने किसी एक सोर्स से आइसोलेट करा और दूसरा कोई डीएनए किसी दूसरे सोर्स से हम आइसोलेट करेंगे। तो ये डीएनए हम आइसोलेट कैसे करेंगे, डीएनए को कट करना पड़ेगा और उसके बाद इन दोनों डीएनए को हम लिंक करेंगे, ऐड करेंगे। और इन दोनों को जोड़ने के बाद जब ये दोनों लिंक हो जाएंगे तो बनेगा हमारे लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। जैसे हम लोग एप्लीकेशन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर हमको ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन अगर हमने प्रोड्यूस करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए तो ह्यूमन इंसुलिन जीन को हम आइसोलेट करेंगे और एक प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट करके उसको बैक्टीरिया में डाल देंगे और फिर बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे। तो ये जो डीएनए को काटने का काम है, तो टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स हम किसका यूज करने वाले हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और इसका स्टडी किसने करा, हर्बर्ट बोयर ने। और आगे देखिए एक और साइंटिस्ट का नाम है स्टानले कोहेन। तो हमको साइंटिस्ट के बारे में ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं याद रखना, केवल उनका कंट्रीब्यूशन याद रखना है। तो देखिए स्टानले कोहेन ने क्या स्टडी करा बेटा, प्लाज्मिड के बारे में। एक्चुअली अभी जो मैं एग्जांपल बता रहा था आपको उसके बारे में याद करो। मैंने आपको ये बोला कि एक एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि अगर हमने इंसुलिन जीन, अपना इंसुलिन जीन, ह्यूमन इंसुलिन जीन, अगर हमने बेटा किस में भेजना है, एक बैक्टीरिया में। क्यों, ताकि इंसुलिन जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे और उस बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन इंसुलिन बने। तो हम क्या करते हैं, इंसुलिन जीन को डायरेक्टली बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, पहले एक प्लाज्मिड, जैसी एक प्लाज्मिड है, ठीक है, तो पहले एक प्लाज्मिड में हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, ये प्लाज्मिड है और मान लो आप कि एक इंसुलिन जीन है, देखो ये रेड कलर से मैंने इंसुलिन जीन एज्यूम कर लिया। तो हम ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, जिस जीन को हम किसी बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो जैसे ये इंसुलिन जीन है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम डायरेक्टली बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस नहीं करते। क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते, ये बातें हम लोग आगे जानेंगे। तो पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम किसी प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये प्लाज्मिड हमारे लिए कैसा काम करेगा, वेक्टर का काम करेगा। वेक्टर मतलब जो आप जानते हो, वेक्टर जो कैरियर होगा, जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी डिजायर्ड सेल के अंदर ले जाएगा। तो अगर हमको इसको इंट्रोड्यूस करना है, अगर हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है किसी बैक्टीरिया में,
जैसे ये बैक्टीरिया कौन सा है बेटा, इश्चेरिशिया कोलाई। तो हमने प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट करा जीन ऑफ इंटरेस्ट को, और देखिए प्लाज्मिड के साथ ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको हमने बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया। देखिए अब क्या होगा बेटा, आप खुद सोचो। अब ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के अंदर अपना कॉपी करेगा, तो जितना कॉपी प्लाज्मिड का होगा उतना ही कॉपी इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी हो जाएगा। और इस बैक्टीरिया के अंदर फाइनली जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा जो इंसुलिन है, वो प्रोड्यूस होगा। तो हमने इस पूरे पेज से दो क्वेश्चन याद रखना है। यही दो क्वेश्चन होगा नीट में बार बार, कि हु स्टडीड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो क्या याद रखना है आपने, हर्बर्ट बोयर। और नेक्स्ट क्या है, हु स्टडीड ये जो प्लाज्मिड की बातें मैंने करी, तो कौन किसने स्टडी करा बेटा, तो देखिए स्टानले कोहेन ने स्टडी करा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड चैप्टर का स्टडी। तो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इरेजर लूँ और इसको, तो देखिए बेटा सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी को आप समझने की कोशिश करें। टर्म पे ध्यान दीजिए, व्हाट डज बायोटेक्नोलॉजी मीन्स। तो जैसा टर्म सजेस्ट कर रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब, तो इसका सिंपल सा मतलब है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ बायो, है ना। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स, जो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि इसका हम टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन करने वाले हैं, किसका, लिविंग बीइंग का। देखिए बायोटेक्नोलॉजी क्या है, डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे और एंजाइम का यूज करेंगे। क्यों यूज करना है हमने, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमको कोई प्रोडक्ट चाहिए। जैसे मैंने अभी अभी एक एग्जांपल एज्यूम करने को बोला कि हमको ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम अपने जीन को आइसोलेट करेंगे, और एक प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जो क्या होता है, सर्कुलर डीएनए, तो एक प्लाज्मिड में हम इनकॉर्पोरेट करेंगे किसको, अपने इंसुलिन जीन को। मान लिया ये हमारा इंसुलिन जीन है, ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको किसी प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट करा, अब ये क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसको अब हम किसी बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड का जितना कॉपी होगा उतने ही कॉपी उसके साथ जुड़े हुए एलियन जीन का भी हो जाएगा। और अब ये एलियन जीन यहाँ पे एक्सप्रेस होगा और हमारे लिए प्रोडक्ट बनेगा। तो मैंने क्या बात करी कि क्या है बायोटेक्नोलॉजी, तो देखो यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स। क्यों, तो हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है या किसी प्रोसेसेज के लिए हमको चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं। तो देखिए बेटा ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल जो मेथड है उसमें तो देखो कर्ड का फॉर्मेशन, कर्ड में आप जानते हो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज करते हैं, ब्रेड और वाइन के फॉर्मेशन में। इसमें आपको पता होगा प्यारे मित्रों कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, जिसको हम बोलते हैं ब्रेड यीस्ट और ब्रूअर्स यीस्ट, उसका यूज करते हैं। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी जो कन्वेंशनल है उसमें हम सिंपली माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं। माइक्रोब जनरली बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं, ईस्ट का यूज कर रहे हैं, और उसके थ्रू हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई प्रोसेसेज डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें तो मॉडर्न कुछ टेक्नोलॉजी तो इन्वॉल्व है ही नहीं, ये तो हमारा कन्वेंशनल जो माइक्रोब का जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे यूज करा है ना, लिविंग बीइंग का। तो यहाँ तो हमने कोई टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन करा नहीं है। तो चलिए वापस देखते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है, देखते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आपको आगे समझाऊं। देखिए एनसीईआरटी में आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा क्या है बायोटेक्नोलॉजी, देखिए रिस्ट्रिक्टेड सेंस में आज के टाइम में जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बातें करेंगे, तो बायोटेक्नोलॉजी हम कब बोलेंगे, जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करने वाले हैं। देखिए इन रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे टू रेफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेसेज विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो मैंने अभी बार बार एक एग्जांपल आपको, अपने समझने के लिए आप कोई भी एक एग्जांपल मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करना है। तो मैंने क्या कहा, आप सबसे पहले क्या करो, इंसुलिन जीन आइसोलेट करो। फिर उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, इसको किसी
प्लाज्मिड के साथ इनकॉर्पोरेट करोगे, जैसे ये प्लाज्मिड है, तो इस प्लाज्मिड को सबसे पहले तो कट करना पड़ेगा आपको। कट कैसे करेंगे? तो बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। किसने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को स्टडी करा था? तो बोयर ने। यही तो हमने देखा था। अब इस प्लाज्मिड में हमने क्या करना है? अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, जैसे हमने मान लिया कि इंसुलिन जीन है, तो इसको क्या करना है? हमको इनकॉर्पोरेट कर देना है, इन दोनों को इनकॉर्पोरेट कर देना है। तो इन दोनों के इनकॉर्पोरेट होने से क्या बनेगा? हमारे पास आ जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ रहे हो ना आप? देखो, जैसे ये हमने यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दिया, अब ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब इसको हमको इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोडक्शन इन, वी इंट्रोड्यूस इट इन बैक्टीरिया। तो देखिए, जैसे ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर बेटा देखिए, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए के जितने भी कॉपी होंगे, सब में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। देखिए, सब में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो जैसे हमने मान लिया कि ये इंसुलिन जीन है, हाँ, तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। ठीक है ना? तो देखिए, रिस्ट्रिक्टेड सेंस में क्या है? रेफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेसेज which use genetically modified organism। genetically modified organism means like this one। ये क्या है हमारे लिए? इश्चेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर एलियन जीन है। तो ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है। देखो आगे क्या है? फर्दर मेनी अदर प्रोसेसेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। तो एग्जाम्पल है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी। ये हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में पढ़ते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मींस लैब में जब मेल और फीमेल पार्टनर का स्पर्म और ओवम फ्यूज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड करेंगे। बाकी डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन ये भी है। और जेनेटिक डिजीज का ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग जीन थेरेपी बोलेंगे, वो भी बायोटेक्नोलॉजी में है। तो देखो, अभी जो मॉडर्न डिफिनीशन है, जिसको किसने दिया था? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। तो ये जो मॉडर्न डिफिनीशन है बायोटेक का, वो क्या है बेटा? ये जो मॉडर्न डिफिनीशन है, इसमें दोनों व्यू इंक्लूड होता है। ट्रेडिशनल व्यू, जिसमें हम माइक्रोब्स के एबिलिटी का यूज करने वाले हैं, और मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू क्या बेटा? जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का यूज, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज। तो अभी जो मॉडर्न डिफिनीशन है ना, इसमें दोनों परसेप्शंस, दोनों व्यू इंक्लूड होगा। मॉडर्न डिफिनीशन जिसको किसने दिया था? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। क्या है ये डिफिनीशन? तो देखिए, मैं इरेज कर दूं, ये देखिए। तो ये डिफिनीशन क्या है बेटा? एक मिनट, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मैं बिल्कुल आपके लिए एनसीईआरटी का एक एक लाइन डिस्कस करने वाला हूँ, और मेरे को पूरा भरोसा है, यकीन है कि आप फाइनली, आपके पास कोई भी डाउट नहीं होगा। जितने प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड जो नीट में आ सकते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वापस से मैं एनोटेशन आपके लिए ऑन कर दूं। देखिए बेटा, मॉडर्न डिफिनेशन क्या है, ध्यान से समझिए। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो इंफॉर्मेशन है, जो नेचुरल साइंस का इंफॉर्मेशन है ना, जो फिजिक्स केमिस्ट्री का इंफॉर्मेशन है, उसका हम यूज करने वाले हैं किसमें? तो उसका यूज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग बीइंग। फिजिक्स केमिस्ट्री के इंफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन किसके साथ कर रहे हैं हम? लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, या सेल्स के साथ, या सेल का कोई पार्ट्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, या कोई और सेल ऑर्गेनेल। और देखिए, उसका कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, कोई एंजाइम्स। क्यों? तो कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, या कोई और सर्विसेज। कोई और सर्विसेज क्या? जैसे बायो रिमेडिएशन। कोई और सर्विसेज क्या? जैसे कोई बायो रिमेडिएशन के बाद अगर मैं बात करूँ, तो कोई और आपके लिए कोई प्लांट्स और एनिमल्स बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री के इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म के साथ, या सेल्स, या सेल के किसी पार्ट्स के साथ, या उसका कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग्स जैसे एंजाइम्स के साथ। क्यों? हमारे लिए कोई प्रोडक्ट बनाना है, या हमारे लिए कोई सर्विसेज करना है, जैसे फूड प्रोसेसिंग में यूज करना है हमको, या फिर मैंने क्या कहा, जैसे बायो रिमेडिएशन में यूज करना है, या सीवेज ट्रीटमेंट में यूज करना है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, ये मॉडर्न डिफिनेशन। और जो पुराना जो डिफिनेशन था, जो हमने देखा एनसीईआरटी ने जो स्टार्टिंग में बोला था, वो क्या बोला था? यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, और एंजाइम्स। क्यों?
फॉर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है। तो लेकिन वहां तो हम माइक्रोब्स के का जो नेचुरल कैपेबिलिटी था ना, बस उसका हम यूज कर रहे थे। हमने अपनी तरफ से कोई खास टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन नहीं लगाया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करेंगे। ठीक है। तो आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस बना, वापस से मैं एक बार देखता हूँ। देखिए एनोटेशन मैंने ऑफ कर दिया। देखिए आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन बनाया आप। इरेजर कहाँ गया। तो बेटा एनसीईआरटी ना, बिल्कुल फर्स्ट, मतलब एक एक फुल स्टॉप तक पढ़ना है आप। देखिए जैसे ये फर्स्ट, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट फुल स्टॉप तक क्या क्वेश्चंस होगा। कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बस केवल ऑर्गेनिज्म्स और एंजाइम्स का यूज। ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्टेड सेंस में बायोटेक्नोलॉजी क्या है, क्वेश्चन ऐसा होगा, है ना। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज केवल। और ये जो अभी जो मॉडर्न डिफिनेशन है, जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, क्वेश्चंस क्या होगा कि उसमें उसका जो व्यू है वो किसको इंक्लूड करता है, मतलब उसमें ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न व्यू दोनों इंक्लूड होता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनल व्यू भी इंक्लूडेड है और मॉडर्न व्यू भी इंक्लूडेड है। ठीक है ना। तो ऐसे बिल्कुल एक एक लाइन एनसीईआरटी आपको ध्यान से पढ़ना है। बिल्कुल एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मेरी को उम्मीद है यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, देखिए देर आर टू कोर टेक्निक्स, दिख रहा है आपको, देर आर टू कोर टेक्निक्स। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चंस क्या होगा आपके लिए कि हाउ मेनी कोर टेक्निक्स बायोटेक्नोलॉजी हैज। तो देर आर टू कोर टेक्निक्स, क्या क्या कोर टेक्निक्स है, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। तो मैंने अभी अभी आपको समझाया जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। देखो जैसा टर्म सजेस्ट कर रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है भाई, तो इंजीनियरिंग मीन्स क्या होता है बेटा, कुछ अल्टरेशन करना, कुछ चेंज करना। तो काहे का चेंज, जीन में चेंज। जीन मीन्स क्या, डीएनए और आरएनए। तो हमने जीन में कुछ चेंज करना है, जेनेटिक मटेरियल में चेंज करना है। क्यों चेंज करना है जेनेटिक मटेरियल में, अभी तो मैंने बताया आपको कि जस्ट एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लो कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको, कोई खास प्रोडक्ट आपको किसी बैक्टीरिया के कल्चर के थ्रू प्रोड्यूस करना है। तो जैसे बेटा अभी मैंने, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा कोई जीन है, मान लो हमारा ह्यूमन का कोई जीन है, हमने अपना कोई जीन आइसोलेट करा है, क्यों भाई, तो उससे रिलेटेड प्रोटीन हम बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब ये प्लाज्मिड कहाँ से लेंगे, किसी बैक्टीरिया से आइसोलेट करेंगे। ठीक है बेटा। तो जब इस प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करेंगे ना, देखिए जब जैसे मान लो आप, वापस से मैं ये कहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, मान लो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये ब्लू कलर, इसको हमने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो अब इसको क्या बोलेंगे बेटा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, है ना। प्लाज्मिड का यूज हम क्यों कर रहे हैं, एज अ कैरियर। और देखो अब हम इसको किसी बैक्टीरिया में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस बैक्टीरिया के अंदर देखिए, ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस प्लाज्मिड का जितना कॉपी होगा, उतने ही कॉपी हमारे एलियन जीन का भी हो जाएगा, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी उतना ही कॉपी हो जाएगा। तो देखिए यही तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते हैं, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। हमको क्यों जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करना है, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्यों भाई, देखो, एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, हमको फिनोटाइप चेंज करना है। फिनोटाइप मींस क्या, अपीयरेंस। भाई किसी प्लांट एनिमल्स का अपीयरेंस चेंज करना है या उसमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, इसी के लिए तो आप करोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है ना। लेकिन अब जरा सोचो, ये जो एक बैक्टीरिया है, ये एक रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो एक बैक्टीरिया आखिर कितना प्रोडक्ट बना पाएगा, है ना। जरा सोचिए, एक बैक्टीरिया कितना प्रोडक्ट बना पाएगा। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इस बैक्टीरिया का कॉपी करना पड़ेगा, इस बैक्टीरिया को कल्चर करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए बेटा इस बैक्टीरिया को कल्चर करना पड़ेगा। तो वापस से जरा समझिए, देखिए मैं इसको इरेज कर दूं और मैं वापस आपसे डिस्कस करूं।
तो बेटा ये जो बैक्टीरिया था, जो हमने अभी अभी ये बैक्टीरिया बनाया था जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, ये ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया था। तो इस बैक्टीरिया का अब हम मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। क्यों हमको मल्टीपल कॉपी बनाना है इस बैक्टीरिया का? इस बैक्टीरिया का मल्टीपल कॉपी इसलिए बनाना है क्योंकि देखो, ये एक बैक्टीरिया था, तो हम इसका मल्टीपल कॉपी कैसे बनाएंगे बेटा? हम एक कल्चर मीडियम लेंगे। इस चैप्टर में हम आगे जानेंगे कि कल्चर करने के लिए जो हम लार्ज कंटेनर यूज करेंगे ना, उसको हम बोलेंगे बेटा बायोरिएक्टर। ठीक है, आप सब लोग समझ पा रहे होंगे बायोरिएक्टर क्या है? कंटेनर इन विच डिजायर्ड माइक्रोब इज कल्चर्ड। तो देखो बेटा, जैसे कि ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। इस बैक्टीरिया के अंदर क्या है भाई? इस बैक्टीरिया के अंदर है वो प्लाज्मिड जिसके अंदर है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इस कल्चर मीडियम में अब हमको इस बैक्टीरिया का मल्टीपल कॉपीज बनाना है। बेटा जितना ज्यादा बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होगा, आप जानते हो, बैक्टीरिया का जितना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके अंदर ये जो हमारा प्लाज्मिड है जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसका भी उतना ही ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा। और जितना ज्यादा बैक्टीरिया बनेगा, उतना ज्यादा इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी कॉपी होगा, और उतना ही ज्यादा हमारे लिए डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा। आप समझ सकते होंगे, है ना? तो देखिए, क्या है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग? देखो, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। स्टेराइल मींस ये जो कल्चर मीडियम है कैसा होना चाहिए? बिल्कुल कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, बिल्कुल जर्म फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें पहले से कोई बैक्टीरिया हो तो इम्प्यूरिटीज प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना? तो बिल्कुल ये जो कल्चर मीडियम है, ये बेटा कल्चर मीडियम जो हम मेंटेन करेंगे वो कैसा होना चाहिए? स्टेराइल, जर्म फ्री। जर्म फ्री हम कल्चर मीडियम मेंटेन करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? केमिकल इंजीनियरिंग। क्यों ये कल्चर मीडियम चाहिए? टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब और यूकेरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज। क्या करना है? हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है। क्लियर है ना? तो आपसे क्वेश्चंस क्या होगा? आपसे क्वेश्चन होगा व्हाट इज कोर टेक्निक? तो देयर आर टू कोर टेक्निक, वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अनदर वन इज बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये कोर टेक्निक्स। तो देखिए बेटा, अब ये हमको बायोटेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ? बायोटेक्नोलॉजी का जरूरत क्यों हुआ? पहले भी तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस था, जिसके थ्रू हम किसी दो ऑर्गेनिज्म, खासतौर पे दो प्लांट्स, जैसे याद करो एग्जांपल म्यूल याहिनी क्या था? हॉर्स और डंकी का हाइब्रिड है। तो लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन हम करते हैं, जरा सोचिए हाइब्रिडाइजेशन का क्या लिमिटेशन था? हाइब्रिडाइजेशन का लिमिटेशन क्या है? बेटा हाइब्रिडाइजेशन का लिमिटेशन ये है कि जैसे जब हॉर्स और डंकी का जब हम क्रॉस कराते हैं, हॉर्स और डंकी जब क्रॉस करेगा, तो बेटा हॉर्स का वन सेट क्रोमोजोम और डंकी का वन सेट क्रोमोजोम, ये कंप्लीट वन सेट क्रोमोजोम आ जाएगा। ये जो 2n जो हाइब्रिड में होगा ना, तो बेटा हाइब्रिड में हॉर्स का वन सेट क्रोमोजोम और डंकी का वन सेट क्रोमोजोम, दोनों का एक एक सेट क्रोमोजोम होगा। तो ये क्रोमोजोम के अंदर बेटा डिजायर्ड जीन भी होगा और अनवांटेड जीन भी होगा। डिजायर्ड जीन भी है और अनवांटेड जीन भी है। मतलब जरा सोचो बेटा, ये जो हाइब्रिड है, इसमें डिजायर्ड चेंज भी होगा और अनडिजायर्ड चेंज भी होना है ना? तो हम चाह रहे हैं क्या, हम क्या मतलब हमारा पर्पस है क्या कि अनडिजायर्ड कुछ हार्मफुल चेंज हो जाए? हमारा पर्पस तो ये बिल्कुल नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन का ये लिमिटेशन है। लेकिन जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है एनसीईआरटी। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स का हम ब्रीडिंग कराएंगे, और यहाँ पे क्या होगा? वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन में अनडिजायरेबल जीन भी आ जाएगा। लेकिन जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे तो देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या करना है बेटा? क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस करना है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आपको पता है कि हम जो कैरेक्टर, जो हम प्रोडक्ट चाह रहे हैं, बस केवल वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने आइसोलेट करना है। जैसे मैंने क्या कहा, मान लो कोई ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस करना है,
तो हमने उस वो जीन आइसोलेट करना है जिसका वो प्रोडक्ट है, और इस जीन को हम क्या करेंगे बेटा, किसी प्लाज्मिड या किसी और वेक्टर में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। जैसे ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमने क्या करना है, इसको इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर देना है, इस वेक्टर के साथ। और अब इसको कहाँ इंट्रोड्यूस करना है हमने, वो जो हमारा डिजायर्ड होस्ट। तो ये होस्ट में कैसा चेंज होगा, बिल्कुल डिजायर्ड चेंज, जैसा हम चाह रहे थे बिल्कुल वही चेंज होगा, है ना। क्योंकि देखिए, केवल हमने जो जीन इंट्रोड्यूस करा, जो वांटेड जीन था, केवल वही है इसमें, इसमें कोई अनवांटेड जीन नहीं है। तो देखिए क्या यहाँ पे समझाया एनसीईआरटी ने, कि टेक्निक of genetic engineering which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer overcome this limitation। कौन से लिमिटेशन को ओवरकम कर रहा है, तो जो हाइब्रिडेशन का लिमिटेशन था, जिसमें क्या हो रहा था, अनडिजायरेबल जीन भी आ रहा था, है ना। तो देखिए बेटा, अब एक टर्म आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि व्हाट इज जीन क्लोनिंग। तो याद करो, आप खुद ही याद करो, आपको याद आएगा। जीन क्लोनिंग का क्या मतलब है, थोड़ा मैं इसको आगे स्क्रॉल कर दूं। तो देखिए बेटा, जीन क्लोनिंग का क्या मतलब, तो जीन क्लोनिंग का मतलब, जो आप जनरल समझ पा रहे होंगे, क्लोनिंग का क्या मतलब होता है, टू मेक सेवरल कॉपीज, है ना। क्लोनिंग मतलब क्या, किसी का कॉपी करना। तो जीन क्लोनिंग का क्या मतलब होगा, किसी जीन का कॉपी करना। तो याद करो, अभी अभी तो हमने बातें करी कि अगर, जैसे ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आप खुद सोचो, इसको हमने किस में इनकॉर्पोरेट करा, किसी प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब हमारे पास जो प्लाज्मिड है उसमें क्या है बेटा, उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। अब जब हम इसको किसी बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, देखिए, इस प्लाज्मिड को हमने बैक्टीरिया में इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया में अपना कॉपीज, मल्टीपल कॉपी बना रहा है। तो जरा देखो, जितना कॉपी इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड का होगा, उतना ही कॉपी इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी हो गया। तो मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीपल कॉपी हो गया ना। तो टू मेक सेवरल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन, इसी को हम क्या बोलेंगे, जीन क्लोनिंग। क्लियर है, आप सब लोग समझ गए होंगे, है ना। तो देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, क्या समझा हमने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्रिएशन करते हैं, और क्या करते हैं, जीन क्लोनिंग करते हैं, और क्या करते हैं, जीन ट्रांसफर करेंगे होस्ट में। ठीक है, क्लियर ना। तो बेटा देखो, आगे क्या है स्टोरी, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। आप सोचो, मैं अब तक बार बार आपसे क्या बोल रहा हूँ, कि किसी जीन को अगर हमने किसी होस्ट में भेजना है, तो मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि पहले हमने क्या करना पड़ेगा, उसको किसी प्लाज्मिड या किसी और कैरियर या वेक्टर में ऐड करना पड़ेगा। अगर हमने डायरेक्टली उस जीन को होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा, चलिए सोचते हैं। तो देखिए बेटा, अगर मान लो आप, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने प्लाज्मिड में या किसी वेक्टर में ऐड नहीं करा, इसको हमने क्या करना है, डायरेक्टली किसी बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर देना है, ठीक है। मान लिया इस बैक्टीरिया में इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंक्लूड डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या होगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो जरा सोचिए, ये ई कोलाई के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया। अब ये ई कोलाई में मान लो रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन होके सेवरल ई कोलाई बना। तो ये जो जीन है, डिजायर्ड जीन, वो सारे ई कोलाई में जाएगा, बिल्कुल जाएगा ना। कब जाएगा, अगर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉपी हो। जरा सोचो, अगर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉपी ही नहीं हो, तो क्या ये, जब कॉपी ही नहीं होगा, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में जा पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो देखो, इसी बात पे आपको फोकस करना है बेटा। ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हमने आइसोलेट करा है ना, ये किसी डीएनए का पार्ट है नहीं। आप जानते हो, किसी क्रोमोजोम में, डीएनए में बहुत सारे जीन हैं। तो इस इस जो ये जो डीएनए है, इसमें से कोई एक जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने आइसोलेट करा है। और याद करो, जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा बेटा, डीएनए में
बिल्कुल एंड पे होता है ORI। ORI मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। क्रोमोजोम में जो डीएनए है उसमें ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है वो बिल्कुल लास्ट में है। मैं एक बार फिर से आपको देखो समझाऊं। देखिए बेटा, वापस से मैं आपको समझाऊं। जैसे ये हमारा मान लो कोई एक डीएनए है, ठीक है ना। ये हमारा डीएनए। अब इसमें से हमने इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करा, आप जानते हो ना। डीएनए को कैसे कट कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। किसने स्टडी करा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को? हर्बर्ट बोयर ने। तो मान लो हमने यहाँ से डीएनए को कट करा यहाँ से, और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो बेटा इस जीन ऑफ इंटरेस्ट में ORI है ही नहीं, क्योंकि ORI कहाँ होता है? डीएनए में एंड पे। और ORI क्यों चाहिए? रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए। तो ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें ORI है ही नहीं। समझ में आया? ORI नहीं है तो जब हमने इसको इसमें इंट्रोड्यूस करा इस बैक्टीरिया में, तो ये अपना कॉपी ही नहीं करेगा। क्यों भाई? क्योंकि ORI नहीं है तो कॉपी नहीं करेगा। तो कॉपी नहीं करेगा तो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा क्या? ये बिल्कुल नहीं जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा? नहीं जाएगा। समझ में आया ना? तो जरा सोचो, क्यों हम इसको वेक्टर में ऐड कर रहे थे? क्यों हम इसको किसी प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट कर रहे थे? ध्यान दो। जैसे ये प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड में क्यों हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर रहे थे? ध्यान दो। देखो, जैसे यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने ऐड कर दिया प्लाज्मिड में, डायरेक्टली बैक्टीरिया में नहीं भेजा, प्लाज्मिड में ऐड करा। वो इसलिए क्योंकि प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए है। इसमें अपना ORI होता है। प्लाज्मिड में क्या है? ORI है। देखो, तो प्लाज्मिड में ORI है, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। मतलब प्लाज्मिड अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, प्लाज्मिड अपना कॉपी कर सकता है बेटा। तो जब इस प्लाज्मिड कॉपी कर सकता है तो जरा सोचो। अब देखो, अब इस प्लाज्मिड को हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, किसमें? बैक्टीरिया में। प्लाज्मिड में ORI है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो प्लाज्मिड अपना कॉपी कर सकता है। तो बेटा प्लाज्मिड जब अपना कॉपी करेगा तो इसके साथ ये जो जुड़ा हुआ एलियन जीन है ना, इसका भी कॉपी हो जाएगा। कितना कॉपी होगा? जितना कॉपी प्लाज्मिड का होगा। समझे क्या? समझ में आया आपको? देखिए क्या बताया एनसीईआरटी ने। देखो, do you know the likely fate of a piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism? अगर एलियन ऑर्गेनिज्म में डायरेक्टली हम जीन को डाल देंगे तो क्या होगा, पता है क्या आपको? देखिए, मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये अपना कॉपी नहीं कर पाएगा। लेकिन जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे किसमें? रेसिपिएंट के जीनोम में, तो ये अपना कॉपी कर पाएगा। समझे क्या? क्यों डायरेक्टली कॉपी नहीं कर पा रहा था? क्योंकि उसमें ORI नहीं था। लेकिन जब हमने प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट करके डाला तो ये अपना कॉपी कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? क्योंकि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है अब इस प्लाज्मिड का इंटीग्रल पार्ट है। क्लियर है ना? तो ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आगे स्क्रॉल करूं आपके लिए। देखिए, अब मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे। अब ये जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है इसको हम लोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इरेजर मैं यूज कर रहा हूँ। तो देखो बेटा, यहाँ पे एनसीईआरटी ने समझाया है कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना, किसने बनाया, कैसे बनाया। तो देखिए, यहाँ पे स्टोरी है वही दोनों साइंटिस्ट जिसकी बातें हमने सबसे पहले करी थी। देखिए, नाम ढूंढते हैं क्या है। स्टानले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। देखिए, स्टानले कोहेन जिसने क्या स्टडी करा था? सर्कुलर डीएनए, प्लाज्मिड। और हर्बर्ट बोयर ने क्या स्टडी करा था? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहले किसने बनाया? तो देखो बेटा, एक इन दोनों ने, स्टानली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। इन दोनों ने क्या करा? एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन आइसोलेट करा। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन आइसोलेट करा इन्होंने। कहाँ से आइसोलेट करा होगा बेटा? किसी बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होगा, तो किसी बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस था, वहां से इन्होंने क्या करा? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन आइसोलेट करा। और एक प्लाज्मिड लिया इन्होंने। प्लाज्मिड किसका? साल्मोनेला टाइफिमोरियम का। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये स्टानले कोहेन और हर्बर्ट बोयर का जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें प्लाज्मिड इन्होंने कहाँ से लिया? देखिए, साल्मोनेला टाइफिमोरियम का प्लाज्मिड लिया। और उसके बाद देखिए, इस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को इस प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट कर दिया। देखिए, अब ये जो प्लाज्मिड है बेटा,
किसका प्लाज्मिड था? साल्मोनेला टाइफिमोरियम का प्लाज्मिड था। अब इस प्लाज्मिड में जब जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट? तो ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। तो अब इस प्लाज्मिड को हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्यों रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोल रहे हैं भाई? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। क्या रिकॉम्बिनेशन? तो देखिए इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, और फिर बेटा इस प्लाज्मिड को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया इश्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया में। देखिए नेचुरली इश्चेरिशिया कोलाई जो बैक्टीरिया है ना, उसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन अब ये जो इश्चेरिशिया कोलाई था, इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आ चुका है, और ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन आ चुका है। और ये जो इश्चेरिशिया कोलाई है अब जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है ना? समझे क्या? तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। आपके लिए क्वेश्चन क्या होगा? आपके लिए क्वेश्चन होगा कि स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर यूज्ड प्लाज्मिड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया? तो साल्मोनेला टाइफिमोरियम। एंड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच बैक्टीरिया? तो इन इशरिशिया कोलाई। देखिए, और बेटा ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता अगर हम दो एंजाइम पहले से डिस्कवर नहीं कर पाए होते। कौन सा एंजाइम? एक तो डीएनए को काटने के लिए जरूरी एंजाइम, देखिए कौन सा? आप जानते हो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और दूसरा डीएनए को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? ओ, इसकी बातें तो हमने करी नहीं अब तक, तो चलिए इसकी बातें भी करें। देखिए मैं आगे स्क्रॉल करता हूँ, और देखिए मैं इरेजर का यूज कर रहा हूँ। ये सब कुछ मैं इरेज करता हूँ, और हम लोग बातें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बेटा एनसीईआरटी को देखते हैं हम। वापस से मैं नोटेट करता हूँ आपके लिए। देखिए, the cutting of DNA at a specific location became possible by discovery of so-called molecular seizures. हम डीएनए को तो काटने के लिए एंजाइम का यूज करेंगे, और उस एंजाइम को क्या बोलेंगे हम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कॉमनली क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, तो डीएनए को तो हमने कट कर लिया, चलो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमने कट करके किसी डीएनए से कट करके आइसोलेट करके निकाल लिया हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब चलिए देखिए हमारा ये प्लाज्मिड है। स्टानले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने किसका प्लाज्मिड लिया था? साल्मोनेला टाइफिमोरियम का। आप खुद ही सोचो, इस प्लाज्मिड को भी तो कट करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो यहां से यहां तक कट करा, तो कट करने के लिए क्या करा हमने? कौन सा एंजाइम यूज करा है? रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओ सॉरी, मैं सेम कलर यूज करूं, देखो। चलो, तो अब बेटा सोचो, ये प्लाज्मिड में हमको अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करना है। ऐड कैसे होगा? यहाँ पे तो कोई एंजाइम चाहिए जो लिंक करेगा इसको, डिफरेंट सोर्स से डीएनए को जोड़ेगा। तो देखिए, जोड़ने के लिए क्या? हाँ, बताया है कि एनसीईआरटी ने? अभी नहीं बताया, आगे देखेंगे हम। डीएनए को डिफरेंट सोर्स से डीएनए को जोड़ने के लिए एक एंजाइम का यूज करेंगे। उस एंजाइम को क्या बोलेंगे हम? डीएनए लाइगेज। कॉमनली इसको बोलते हैं डीएनए ग्लू। ठीक है ना? तो देखिए, ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो वापस से मैं थोड़ा सा रिकैप करूं आपके लिए। देखो अभी तक हमने क्या समझा बेटा? अभी तक ये समझा, एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में आपसे समझाया था, आपको पूछा था आपसे कि डू यू नो लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए इफ इंट्रोड्यूस डायरेक्टली विदाउट एडिंग इन वेक्टर इन अ होस्ट? तो क्या समझा हमने? वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है अपना कॉपी ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कॉपी कर पाएगा? क्योंकि उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ही नहीं। तो हम लोग को जनरली वेक्टर डीएनए क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वेक्टर डीएनए के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का यूज करके वो अपना कॉपी कर पाएगा, है ना? तो देखिए, यू प्रोबेबली नो दैट, देखो यहाँ पे बेटा वेक्टर के बारे में समझाना चाहे एनसीईआरटी, कि जैसे मॉस्क्यूटो वेक्टर का काम करता है। मॉस्क्यूटो काहे को वेक्टर का काम करता है आपको पता है? बहुत सारे डिजीज को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया। इसके लिए वेक्टर का काम करता है मॉस्क्यूटो, है ना? मॉस्क्यूटो डेंगू को, चिकनगुनिया को, मलेरिया को, इसको एक से दूसरे में ट्रांसफर करता है। तो बिल्कुल वैसे ही प्लाज्मिड काम करेगा। प्लाज्मिड क्या करेगा बेटा? आपके डिजायर्ड जीन को कैरी करता है ना? कैरियर का काम कर रहा है प्लाज्मिड।
ठीक है, देखिए, you probably know that mosquito act as an insect vector to transfer the malarial parasite into human body. In the same way, plasmid can be used as a vector to deliver piece of DNA into host organism. ठीक है ना? तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंट्स। अब आपके लिए एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो ये है कि देखो यहाँ पे जो है स्टोरी, यहाँ स्टोरी क्या है, देखिए, you can hence infer that there are three basic steps in genetically modified an organism, है ना? किसी भी एक्सपेरिमेंट में, कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देयर आर थ्री बेसिक स्टेप्स। जैसे मैंने क्या बताया आपको बार बार कि हमको कोई ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है, तो किसी माइक्रोब्स के अंदर ह्यूमन प्रोटीन का जीन डालना है और उस माइक्रोब को कल्चर करेंगे, है ना? जैसे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम किसी वेक्टर के साथ ऐड कर लेंगे। देखो, अब इस वेक्टर में ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम किसी बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करेंगे और इस बैक्टीरिया का क्या करेंगे बेटा, कल्चर करेंगे, है ना? तो जरा देखिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए हमको क्या चाहिए, पहले तो जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन से डीएनए में है। जैसे मान लो हमको ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस करना है, तो हाँ भाई, ह्यूमन प्रोटीन, जो भी प्रोटीन प्रोड्यूस करना है उसके लिए जीन आपको चाहिए, तो जीन कौन से डीएनए में है ये सबसे पहले पता करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, उसके बाद क्या करेंगे, वो जो जीन है, हाँ, उसको होस्ट में डालना है। जैसे मान लो कि हमको ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, तो भाई ह्यूमन इंसुलिन के लिए हमने डीएनए देखा, कौन सा डीएनए, फिर हमने ह्यूमन इंसुलिन जीन आइसोलेट करा और उसको किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या करना है हमने, अब देखिए, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब बेटा ये जो जीन है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये इस होस्ट के अंदर मेंटेन भी होना चाहिए और नेक्स्ट जनरेशन में भी जाना चाहिए, है ना? ठीक है। वैसे मैं एक बार आपको बता दूं कि बेटा, अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हम लोग अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग को कुछ भी नहीं जानते, तो इसलिए मैं बार बार सबसे कॉमन सा एग्जांपल इंसुलिन ले रहा हूँ कि मान लो इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, उसका जीन हमने आइसोलेट करा और एक प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट करा। लेकिन जो लोग जानते होंगे इंसुलिन प्रोडक्शन, जानते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इतना सिंपल नहीं है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना? हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर एप्लीकेशन में। तो इंसुलिन एज्यूम नहीं करें आप मान लो कि कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए जीन आइसोलेट करा, उसको हमने प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट करा और फिर प्लाज्मिड को हमने बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया, किसी माइक्रोब में उसका कल्चर करना है। तो समझ गए ना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कि देयर आर थ्री बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप्स इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है ना? तो बेटा देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, आपको बहुत सारे टूल्स चाहिए। उस टूल में इंपॉर्टेंट टूल क्या है, एंजाइम्स चाहिए। कौन सा एंजाइम, तो आप जानते हो, डीएनए को कट करने के लिए एंजाइम, डीएनए को लिंक करने के लिए एंजाइम, डीएनए को कॉपी करने के लिए एंजाइम। और फिर क्या चाहिए, वो जो डिजायर्ड जीन है उसको किसी वेक्टर में ऐड करना है। हाँ, डायरेक्ट आप जानते हो ना, डायरेक्टली उस जीन को तो होस्ट में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्यों भाई, अगर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो अपना कॉपी ही नहीं कर पाएगा। तो हम उसको किसी वेक्टर में ऐड करेंगे और फिर हमको क्या चाहिए, होस्ट। तो यही है मेन टूल्स, एंजाइम्स, वेक्टर एंड होस्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग की टूल्स में बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये क्या काम करेगा, ये डीएनए को कट करेगा, कॉमनली कॉल्ड केमिकल नाइफ। पॉलीमरेज एंजाइम, इसका क्या यूज है, क्या रोल है, तो यूज टू कॉपी डीएनए। लाइगेजेज, क्या यूज है बेटा, टू लिंक डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, ये डीएनए ग्लू का काम करेगा। और क्या चाहिए हमको, वेक्टर चाहिए, और क्या चाहिए, होस्ट चाहिए। तो एंजाइम्स चाहिए था, ये सारे एंजाइम्स, वेक्टर और होस्ट। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बातें करेंगे। आपको पता है ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको स्टडी करा था किसने, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर में मैं बात करूं तो, हाँ, हर्बर्ट बोयर ने, है ना? तो देखिए बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये डीएनए को कट करने में यूज होता है। तो इसका डिस्कवरी कब और कैसे, देखिए, इन द ईयर 1963। देखो बेटा,
दो एंजाइम डिस्कवर हुआ 1963 में। टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। देखिए बेटा, इश्चेरिशिया कोलाई के अंदर दो एंजाइम डिस्कवर हुआ। ये ई कोलाई है, इश्चेरिशिया कोलाई है। तो ये डिस्कवर हुआ कि ये जो इश्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है ना, ये दो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। क्या? कौन सा दो एंजाइम? एक तो बेटा ये मिथाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है ये बैक्टीरिया। क्यों प्रोड्यूस कर रहा है जानेंगे। और दूसरा कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है ये? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो देखो मिथाइलेज, ये जो मिथाइलेज है बेटा, ये क्या करेगा देखो। ये बैक्टीरिया का अपना खुद का डीएनए है, बैक्टीरिया का अपना मेन डीएनए है। तो और मान लो ये देखो, ये कोई वायरस है, ये कोई वायरस है जिसका कि इन्फेक्शन हुआ, ये वायरस अंदर आया। तो ये बैक्टीरिया ई कोलाई खुद को बचाने के लिए ना दो एंजाइम बना रहा है। एक तो बना रहा है मिथाइलेज। मिथाइलेज क्या करने वाला है? इसके खुद के डीएनए का मिथाइलेशन। देखिए, इसके खुद के डीएनए का मिथाइलेशन कर रहा है मिथाइलेज एंजाइम। मिथाइलेज मिथाइलेशन करेगा। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा है बेटा? उस डीएनए को तोड़ रहा है जिसका मिथाइलेशन नहीं हुआ। जैसे कि मान लो ये डीएनए को तोड़ दिया इसने। किसने तोड़ दिया इस डीएनए को? तो इस डीएनए को तोड़ दिया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या बोलते हैं हम? मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है ना? तो जरा ध्यान दो, वापस से समझो बेटा कि ये जो बैक्टीरिया है इश्चेरिशिया कोलाई, ये इसके अंदर दो फेनोमेना हो रहा है। एक तो खुद के डीएनए को बचाने के लिए मॉडिफिकेशन हो रहा है, खुद के डीएनए का मॉडिफिकेशन। खुद के डीएनए का क्या हो रहा है? मिथाइलेशन। कैसे? बाय मिथाइलेज एंजाइम। और रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या हो रहा है बेटा? क्लीवेज, ब्रेकडाउन। किसका? तो उस डीएनए का जिसमें मिथाइल नहीं है। कौन सा डीएनए? वायरस, है ना? देखिए, रिस्ट्रिक्शन या क्लीवेज। तो मतलब इस तरह से हमने डिस्कवर करा कि भाई बैक्टीरिया के अंदर ऐसा भी एंजाइम होता है तो डीएनए को कट कर सकता है, डीएनए को तोड़ सकता है। देखिए पढ़ते हैं। टू एंजाइम है, 1963 में दो एंजाइम डिस्कवर हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। एक क्या है? मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है डीएनए के साथ, और दूसरा क्या करता है बेटा? डीएनए को कट करता है ना? तो पहला जो एंजाइम डिस्कवर हुआ था ना, जो डीएनए को कट कर सकता है बिल्कुल स्पेसिफिक लोकेशन पे। देखो, ये जो बेटा अभी मैंने सबसे पहले बात करी ई कोलाई में, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है डीएनए को कहाँ कट कर सकता है ये हमको नहीं पता। नहीं, ये डीएनए को कट तो कर सकता है, डीएनए को तोड़ तो सकता है, लेकिन ये तो रैंडमली कट कर रहा था डीएनए को, है ना? ये साइट स्पेसिफिक नहीं है। मतलब यहाँ जो हमने डिस्कवर करा तो हमको ये नहीं समझ में आया कि कहाँ पे डीएनए को कट करेगा, है ना? ये हमको ये तो नहीं समझ में आया कि डीएनए को कहाँ कट करेगा। ये रैंडमली डीएनए को कट कर रहा था। ठीक है ना? चलिए मैं वापस से एनोटेशन ये मैं इरेज कर दूं। ठीक है, देखिए। तो मैं अब बात कर रहा हूँ, अब जो एनसीईआरटी ने बेटा समझाया है हमको कि भाई फर्स्ट साइट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए को, देखिए, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को कहाँ कट करेगा, बिल्कुल प्रॉपर साइट। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हमको पता चला वो था HIND2। HIND2 डीएनए को कहाँ कट करता है? तो जहां डीएनए के अंदर वो देखेगा GTTAAC, है ना? जहां बेटा डीएनए के अंदर GTTAAC होगा ना, मतलब ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। समझ में आया क्या आपको? मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ना, वो डीएनए के अंदर इंस्पेक्शन करेगा, डीएनए के अंदर ढूंढेगा। किसको? तो कुछ खास नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस को, जिसको वो पहचानता है। अगर वो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, जिसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं, तो अगर उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का किसी डीएनए के अंदर रिकॉग्निशन सीक्वेंस है तो कट करेगा, नहीं तो नहीं। हाँ, आप शायद समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं अभी और भी एग्जांपल्स आगे हम लोग लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवरी जो साइट स्पेसिफिक है, जो डीएनए को कहाँ काटता है ये हमको पता चला, वो कौन सा था? HIND2। और इसका डिस्कवरी कहाँ से हुआ? देखिए, एच ये जीनस को इंडिकेट करता है। एच मींस हीमोफिलस, ये बैक्टीरिया का जीनस हीमोफिलस। फर्स्ट लेटर क्या इंडिकेट करता है? जीनस। देखिए नेक्स्ट दो लेटर IN, ये क्या इंडिकेट करता है बेटा? स्पीसीज, इन्फ्लुएंजा।
है ना। और लास्ट लेटर क्या इंडिकेट करता है, जो डी है, ये इंडिकेट करता है स्ट्रेन, मतलब वेराइटी, है ना, बैक्टीरिया का वेराइटी। तो आपने समझ लिया होगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेमिंग कैसे करते हैं, ये भी समझ में आया होगा आपको। देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम कैसे देते हैं, तो फर्स्ट लेटर जिस बैक्टीरिया से डिस्कवर करा ना उसके जीनस का लिया, नेक्स्ट टू लेटर स्पीसीज का लिया, और लास्ट लेटर ऑप्शनल है। आगे देखेंगे बहुत सारे एंजाइम्स के नाम में ये लास्ट लेटर होगा, जो कहाँ से आता है, स्ट्रेन से, और बहुत सारे में नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं, फर्स्ट लेटर जीनस से आएगा, नेक्स्ट टू लेटर स्पीसीज से, और लास्ट लेटर स्ट्रेन से। और लास्ट में जो रोमन नंबर है ना, वो इंडिकेट करता है कि बैक्टीरिया से कितने नंबर का एंजाइम डिस्कवर हुआ, फर्स्ट एंजाइम, सेकंड एंजाइम, फिफ्थ एंजाइम, टेंथ एंजाइम, है ना, ऐसे। तो पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवरी हुआ है, वो कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ, मैंने क्या कहा आपको, तो ये जो डिस्कवर हुआ था बेटा, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था, HIND2, ठीक है ना, जो साइट स्पेसिफिक था। एक मिनट बेटा, तो मैं वापस से एनोटेशन ऑफ करके इसको जरा स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है ना। देखिए एनसीईआरटी ने आगे क्या समझाया आपको, HIND2 डीएनए को कहाँ कट करता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे। जो सीक्वेंस कितने पेयर का है, मैंने अभी आपको बताया कि 6 बेस पेयर है, GTTAAC, है ना। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को जिस साइट पे पहचानेगा कि कहाँ कट करना है, उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो HIND2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस एनसीईआरटी ने आपको नहीं बताया, मैंने आपको बताया कि क्या है रिकॉग्निशन सीक्वेंस, यही है, GTTAAC। तो अब तक हमने कितना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर कर लिया, तो मोर देन 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से हमने कितना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर करा है, 900। अब तक हम 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर कर चुके हैं। और देखिए इसका जो नेमिंग का कन्वेंशन है, नेमिंग कैसे करते हैं, तो जो मैंने आपको समझाया, फर्स्ट लेटर जीनस से लेंगे, नेक्स्ट टू लेटर स्पीसीज से, लास्ट लेटर जो ऑप्शनल है, बहुत सारे नाम में नहीं भी होगा, तो वो हम लोग स्ट्रेन से लेंगे, और रोमन नंबर क्या इंडिकेट करेगा, सीक्वेंस ऑफ एंजाइम डिस्कवर्ड फ्रॉम दैट बैक्टीरिया। तो समझ गए ना। ऐसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं, इको R1। देखिए आगे, आगे देखिए, आगे एग्जांपल है इको R1 का। देखिए यहाँ पे मैं वापस से आऊंगा, जो मैंने अभी स्क्रॉल कर दिया उस पेज पे वापस से मैं आऊंगा अभी। देखिए यहाँ पे मैं इरेज कर दूं पहले तो, ये देखिए बेटा, तो देखिए यहाँ, तो वापस से मैं आऊंगा वहां पे, इसके जो, देखो, तो बेटा एक और एंजाइम जो डिस्कवर हुआ ना, जो 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करी थी, उसमें एक और कॉमन एंजाइम, देखिए एनसीईआरटी ने HIND2 का तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस नहीं बताया, लेकिन इको R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस बताया है। देखो इको R1 कहाँ से डिस्कवर हुआ, देखो फर्स्ट लेटर इश्चीरिचिया, बैक्टीरिया का नाम है इश्चीरिचिया, नेक्स्ट CO, ये कहाँ से, कोलाई, है ना, स्पीसीज का नाम कोलाई, और R, ये स्ट्रेन का नाम है बेटा, RY, है ना। तो ये जो इको R1 है, डिस्कवर कहाँ से हुआ, फ्रॉम इश्चीरिचिया कोलाई RY। और फर्स्ट वन क्या इंडिकेट कर रहा है, कि फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर फ्रॉम दैट बैक्टीरिया, है ना। तो ये डीएनए को कहाँ काटता है, देखो जैसे ये डीएनए है, तो ये डीएनए में इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, जो आपको याद रखना है, GAATTC। देखिए GAATTC, है ना। ये बेटा डीएनए में ये इंस्पेक्ट करेगा, ये पूरे डीएनए में जाके सर्च करने वाला है, कहाँ कहाँ पे GATTC है। अगर पूरे डीएनए में एक जगह पे GATTC है, तो उसको कट करेगा, देखिए ऐसे, कैसे कट करेगा, कहाँ कट करता है ये भी याद रखना है आपने। देखिए बेटा, एक स्ट्रैंड में AG के बीच कट करा है, तो दूसरे में भी AG के बीच कट करा है, देखिए ऐसे कट होने वाला है ये। देखिए यहाँ भी एनसीईआरटी ने देखिए ऐसे ही तो समझाया है, देखिए ये एक डीएनए था, देखिए ऐसे कट करा, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे कट हुआ है ना। ये एरो थोड़ा एनसीईआरटी में गलत जगह पे है, देखिए ऐसे कट, ऐसे, देखिए कट होने के बाद ये रिमेनिंग डीएनए स्ट्रैंड है, देखिए यहाँ रिमेनिंग डीएनए स्ट्रैंड। तो एक और बात बताऊं आपको, अब तक आपको क्या समझ में आया, वापस से हम लोग चले पीछे बैक, ये जो मैंने मिस करा था। तो देखिए बेटा,
मैं वापस से एनोटेट करता हूँ, इरेज कर दूं ये सारी बातें। तो देखिए अब तक हमने क्या समझा, एक बात और, कि बेटा हमने ये समझा कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कट करता है, ये देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए को कट करता है, तो यहाँ पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ना, जैसे GATTC, ध्यान दीजिए। अगर ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, तो यहाँ पे रीडिंग पे ध्यान दो, GAATTC, दूसरे स्ट्रैंड पे ध्यान दो आप, रीडिंग पे सेम रीडिंग आएगा बेटा। अगर हम डायरेक्शन सेम रखेंगे रीडिंग का, तो देखिए GAATTC। नहीं समझ रहे हो क्या? हाँ, आप समझ पा रहे होगे ना, कि जैसे हम लोग एक एक लेट एक वो वर्ड पढ़े मैडम, है ना, मैडम। तो देखो, हम लोग ऐसे पढ़ें तो ये भी मैडम पढ़ेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे तब भी मैडम पढ़ेंगे, है ना। कुछ ऐसा ही तो यहाँ भी है ना, देखिए ऐसे पढ़ेंगे GATTC, फिफ्थ टू थर्ड एंड की तरफ, और देखिए ऐसे पढ़ेंगे फिफ्थ टू थर्ड की तरफ, GATTC। दोनों स्ट्रैंड में जो रीडिंग है ना, वो सेम है, GATTC। तो ऐसे डीएनए को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए। तो क्या समझ में आया आपको? आप शायद समझ चुके होंगे कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए को कट करता है ना, उसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो पैलिंड्रोमिक डीएनए होता है ना। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है एक लार्ज ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियेजेज। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक लार्ज क्लास से बिलोंग करता है। कौन सा क्लास? न्यूक्लियेजेज। ये न्यूक्लियेजेज टू टाइप्स, एक्सो न्यूक्लियेज एंड एंडो न्यूक्लियेज। एक्सो न्यूक्लियेज जैसा टर्म सजेस्ट कर रहा है, ये डीएनए में, जैसे ये एक डीएनए है, तो एक्सो, एक्सो मीन्स क्या, एक्सटर्नल, बाहर, है ना। तो एक्सो न्यूक्लियस डीएनए को कहाँ कट करेगा? बिल्कुल बाहर वाले, देखो, जैसे यहाँ इसको बाहर निकाला, ये कलर आपको नहीं दिख रहा है, जैसे ये देखो, ये बाहर वाले न्यूक्लियोटाइड को निकालेगा, बाहर वाले एक एक न्यूक्लियोटाइड को निकालता रहेगा एक्सो न्यूक्लियस। लेकिन एंडो न्यूक्लियस क्या करेगा? ये डीएनए को कहाँ कट करेगा? अंदर, एंडो, अंदर, अंदर वाले बॉन्ड को देखो, अंदर यहाँ पे कट करा इसने, देखिए ऐसे, अंदर यहाँ कट करा। एंडो न्यूक्लियस इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा। यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इंटरनल बॉन्ड को तोड़ेगा, लेकिन एक्सो न्यूक्लियस एक्सटर्नल बॉन्ड को तोड़ता है। तो हम एक्सो न्यूक्लियस का यूज नहीं करने वाले, हम पूरे चैप्टर में किसका यूज करने वाले हैं? एंडो न्यूक्लियस का, ठीक है ना। देखिए, एक्सो न्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड, लेकिन एंडो न्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशंस, ठीक है ना। तो आपके लिए बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का, और बिल्कुल ऐसे ही अगर लाइन बाय लाइन आपने स्टडी करा एनसीईआरटी, तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नीट का आपसे छूटने वाला नहीं है। आप सब लोग जानते हो कि अब एनसीईआरटी के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता नीट, नीट का हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा, है ना। तो चलिए देखिए, ध्यान से सुनिए, एक एक बात मैं आपको समझाऊंगा, एक एक बात क्लियर करूंगा। तो देखिए, हमने अब तक क्या समझा, कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कहाँ कट करता है? स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे। मतलब अगर हमने बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कोई खास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जैसे मान लो हमने इको आर 1 इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आप जानते हो ना, हाँ, इको आर 1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है डीएनए में? GAATTC। अब मान लो कि डीएनए में GATTC है ही नहीं, तो आप खुद सोचो, क्या ये इको आर 1 डीएनए को कट कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, हाँ, नहीं कट कर पाएगा ना। और मान लो एक डीएनए में ये GATTC मान लो दो जगह पे है, तो डीएनए कितनी जगह पे कट हो जाएगा? दो जगह पे। और एक भी नहीं है तो एक भी जगह पे नहीं, है ना। तो देखिए, ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करता है? तो बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, है ना, लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस को इंस्पेक्ट करेगा, और पूरे लेंथ में जहां जहां रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, बिल्कुल हर एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे कट करेगा। और देखिए, ये जो डीएनए जब कट होगा ना, तो कहाँ कट होने वाला है? देखिए, बिल्कुल रिकॉग्निशन सीक्वेंस के साथ ये भी ध्यान रखना है कि न्यूक्लियो कौन से न्यूक्लियोटाइड के बीच कट होने वाला है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइस्टर। देखिए, ये सुगर फॉस्फेट बॉन्ड, सुगर फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, तो वो कट होगा, ठीक है ना।
अब मैं आपको देखो एनसीईआरटी ने जो कुछ बताया है एक बात और समझाना चाह रहा हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो देखो, अब सोचते हैं जरा। देखो यहाँ पे ये बेटा दो डीएनए हैं, दो अलग सोर्स से, नहीं, एक देखो ब्लैक कलर से बनाया है और एक रेड कलर से। तो दो अलग अलग सोर्स से डीएनए को हमने कट करना है। अब एनसीईआरटी ने तो यहाँ पे एक साथ, देखिए, इसको भी इको आर वन से कट कर दिया, इसको भी इको आर वन से, है ना, क्योंकि दोनों में जीएटीटीसी है। तो अगर मैं आपको ये समझाऊं कि क्या अगर दोनों में बेटा अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता, जैसे ये एक डीएनए है, इसमें मान लो इको आर वन का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता GAATTC। देखो, GAA, ये मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये तो यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ही, है ना, GATTC। मैं दूसरा लिख देता हूँ, मान लो मान लो आप कि यहाँ पे होता है GGATCC। GGATCC, ये किसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है? BMH1। BMH1 बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो BMH1 से हम इसको ट्रीट करते हैं, तो BMH1 पता है कहाँ कट करता है? यहाँ GG के बीच में। तो अगर ये कट हो जाएगा तो देखो जो बचा हुआ सीक्वेंस है देखो कैसा होगा। देखो, GATCC और यहाँ पे क्या होगा? G। समझ रहे हो ना? तो अब जरा सोचो, इसको इसके साथ अगर हम लिंक करना चाहें तो हो सकता है क्या? जरा सोचो। हाँ बेटा, ये वाला देखो जरा, ये G है, CTTA, और ये दूसरा सोचो, ये देखो, GATCC। क्या इन दोनों को हम लिंक कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों भाई? क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? क्योंकि देखो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं, GT के बीच तो बॉन्ड बनता ही नहीं है। देखो, AC के बीच तो बॉन्ड बनता ही नहीं है। आप जानते हो ना, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस क्या होता है? AT होता है और GC होता है। AT के बीच बॉन्ड बन सकता है और GC के बीच बॉन्ड बन सकता है, हाँ? तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दो अलग अलग अगर हम सोर्स से डीएनए को अगर हम जोड़ना चाह रहे हैं तो जरूरी है कि उनका ये जो एंड है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। बेस पेयर कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों को हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे। अगर दोनों को अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे ना तो दोनों का एंड कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, फिर दोनों के बीच बॉन्डिंग भी नहीं बनेगा। ठीक है ना? चलिए, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा आपके लिए। अब यहाँ एनसीईआरटी ने जो हमने अभी डिस्कस करा था वही बातें बताई है एनसीईआरटी ने कि भाई जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है? देखिए, पैलिंड्रोमिक होता है। मैंने आपको मैडम के एग्जाम्पल से बताया था, यह एनसीईआरटी ने मलयालम के एग्जाम्पल से बताया है कि जैसे ऐसे रीड करेंगे तब भी मलयालम और ऐसे रीड करेंगे तब भी मलयालम, है ना? दोनों डायरेक्शन में हम रीड करेंगे तो मलयालम ही इसको पढ़ेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां डीएनए को कट करता है वो, देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां डीएनए को कट करता है वो जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो कैसा है? देखिए, ऐसे हमने रीड करा GATTC, ऐसे रीड करा GATTC। जब रीडिंग सेम होता है दोनों स्ट्रैंड पे, अगर रीडिंग का डायरेक्शन सेम रखें तो ऐसे डीएनए को क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक डीएनए। देखिए, यही एनसीईआरटी ने समझाया ना। इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक डीएनए। और एक बात और, मैंने जो आपको अभी अभी समझाया कि अगर हमको दो अलग अलग सोर्स से डीएनए को सॉरी, अगर हमको दो अलग अलग सोर्स से डीएनए को क्या करना है? लिंक करना है। देखिए, ये जैसे एक फॉरेन डीएनए और ये देखिए वेक्टर है ना। हमने फॉरेन जीन जीन को, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर आइसोलेट करा, अगर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, देखिए, वापस से मैं इसको, देखिए बेटा, देखिए, यहां से हमने किसी जीन को आइसोलेट करा, देखिए ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना? तो
ये वेक्टर है, वेक्टर को भी कट करना पड़ेगा। देखिए वेक्टर को हमने यहाँ पे कट करा। तो अभी अभी हमने क्या समझा, जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस जीन को आइसोलेट करेंगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज यूज टू कट दिस वेक्टर आल्सो। क्योंकि ये दोनों तभी जुड़ पाएंगे जब दोनों का एंड कॉम्प्लीमेंट्री होगा, है ना। और दोनों का एंड कॉम्प्लीमेंट्री कब होगा, अगर दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने ट्रीट करा है। समझे क्या आप। एक बात और बेटा देखो, जब हमने डीएनए को कट करा है, एक बात वापस से मैं इधर दिखाऊं, जब हमने डीएनए को कट करा, तो डीएनए को कट करने के बाद दोनों देखो, ये वाला डीएनए, इस डीएनए का भी जो एंड है वो कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड। और इस डीएनए का भी एंड कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो इस सिंगल स्ट्रैंडेड क्या बोलेंगे डीएनए के एंड को, स्टिकी एंड। क्यों बोलेंगे स्टिकी एंड, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है ना। तो दो अलग अलग डीएनए अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है, अगर उनका नाइट्रोजन बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री हो तो दोनों जुड़ सकते हैं। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड एंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है एंड, इसी को क्या बोलते हैं आप, स्टिकी एंड। तो जनरली जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे डीएनए को, तो क्या बनेगा, स्टिकी एंड बनेगा। और दो अलग सोर्स से डीएनए को जोड़ने के लिए हमने क्या समझा, क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड होना चाहिए। और ऐसा कब पॉसिबल हो पाएगा, अगर हम दोनों डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे। देखिए यही है ना बात। देखिए, दीज कैन बी ज्वाइन टुगेदर यूजिंग डीएनए लैगेज। ये दो अलग अलग सोर्स से डीएनए को हम कैसे जोड़ सकते हैं, डीएनए लैगेज का यूज करके। ठीक है ना, क्लियर है ना। और अब जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, तो इसको हम किसी वेक्टर में इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए ये वेक्टर कौन है, इscherichia coli। तो बेटा जब हम बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर बाहर से कोई डीएनए आएगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बैक्टीरिया कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया का जितना भी कॉपी होगा, उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमारे लिए प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर है ना। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है इतनी बातें क्लियर होंगी आपको। अब देखो, एक बात और मैं आपको बताऊं। देखिए आगे क्या है स्टोरी, पहले मैं क्लीन कर दूं इस पेज को। देखिए बेटा, you may have realized that normally, unless one cut the vector and the source DNA with same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created। अगर हम सेम एंजाइम से वेक्टर को और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस जहां से हमने डीएनए से बाहर निकाला, अगर दोनों को हम सेम एंजाइम से ट्रीट नहीं करेंगे, तो फिर दोनों को हम जोड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री एंड नहीं होगा। तो अगर हमने बेटा डीएनए को कट करा, देखो मान लो ह्यूमन डीएनए, हमको ह्यूमन का कोई जीन चाहिए। तो हमने पहले क्या करा, ह्यूमन का अपना सेल मेम्ब्रेन तोड़ा। उसके बाद हमने न्यूक्लियस के अंदर से कोई जीन, हमने न्यूक्लियस के अंदर से क्या करा, अपना पूरा क्रोमोसोम आइसोलेट करा, है ना। और हमारा पूरा डीएनए हमने निकाल लिया, ये पूरा हमारा डीएनए है। अब इसको क्या करेंगे हम, आप जानते हो 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमको पता है। तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे, तो डीएनए का क्या होगा बेटा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। ये डीएनए टूट जाएगा, हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पार्टिकुलर साइट पे कट कर देगा। तो ये डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो गया, है ना। तो क्या हम हर एक फ्रेगमेंट पे इंटरेस्टेड हैं क्या, क्या हमको डीएनए का हर एक फ्रेगमेंट चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए हमको। हम तो बस जीन ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड है ना, मतलब डिजायर्ड जीन में इंटरेस्टेड है ना। तो जैसे मान लो बेटा, हमारे पास डीएनए का फ्रेगमेंट्स है ना। देखिए, देखिए हमारे पास ढेर सारे फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए। तो अब जरा इमेजिन करो आप, हमारे पास डीएनए का ढेर सारा फ्रेगमेंट्स है, तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा ना आपको, है ना। क्यों सेपरेट करेंगे, तभी तो आप डिजायर्ड जीन ले पाएंगे। तो देखिए, डीएनए को सेपरेट करने के लिए जो मेथड हम यूज करेंगे, उस मेथड को हम बोलेंगे बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए, तो मैं आपको समझा रहा हूँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, जरा ध्यान से समझिए। बिल्कुल इजी है, आसानी से समझ में आएगा। देखो बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो चार्ज्ड पार्टिकल को सेपरेट करने का मेथड है। देखिए,
these fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये एक अगारोज कोटेड प्लेट है। अगारोज अगर क्या है आपको पता है, अगर वो जो अ, अलगी से हम आइसोलेट करते हैं अगर अगारोज, और वो एक तरह से समझो नेटवर्क ऑफ फाइबर्स जैसा है ना, नेटवर्क ऑफ फाइबर समझो बनाएगा। तो वही अगर कोटेड प्लेट है, मतलब इसमें नीचे क्या है वो अगर लगा हुआ है। तो अगर क्या है एक तरह से ऐसा समझिए जैसे नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, ऐसा समझिए जैसे एक जाल टाइप का है नीचे है ना, जो देखिए। तो ये एक साइड इधर क्या है, वेल। हम अपने डीएनए सैंपल को बेटा इसमें लोड करेंगे, इस वेल में हम अपने डीएनए सैंपल को लोड करेंगे। और डीएनए कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए को हम इधर वेल में लोड करेंगे, डीएनए निगेटिव चार्ज होता है। तो दूसरी तरफ हमको क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब एनोड रखेंगे। एनोड क्या करेगा, डीएनए को अट्रैक्ट करेगा। तो जब डीएनए अट्रैक्ट होगा, तो मान लो हमने ये सेकंड वेल में डीएनए को रखा है, तो बेटा डीएनए अट्रैक्ट हुआ एनोड की तरफ, तो जो सबसे छोटा वाला डीएनए है एनोड के बिल्कुल पास चला गया, थोड़ा उससे बड़ा दूर है, और बड़ा और दूर है, और बड़ा डीएनए और दूर, और सबसे बड़ा डीएनए सबसे दूर। तो देखिए डीएनए साइज के हिसाब से रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। डीएनए फ्रैगमेंट्स रिजॉल्व हो जाएगा साइज के हिसाब से। क्या करा हमने, सिंपल, डीएनए निगेटिव चार्ज होता है, दूसरे साइड हमने इस साइड वेल में रखा। नीचे जो अगारोज का कोटिंग है ना, वो एक तरह से डीएनए को ट्रैप करने का कोशिश करेगा, डीएनए को पकड़ने का कोशिश करेगा, डीएनए को फंसाने का कोशिश करा। तो जो सबसे छोटा डीएनए है वो फिसल के एनोड के सबसे पास जाएगा, और इस तरह से डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू साइज। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखिए क्या है, DNA fragments are negatively charged molecule. They can be separated by forcing them to move towards anode under the electric field through medium. Most commonly used matrix क्या है, अगारोज, जो कहाँ से ऑब्टेन होगा, सीवीड्स। अब डीएनए साइज के हिसाब से अरेंज हो चुका है, जो सबसे छोटा डीएनए है वो बिल्कुल सबसे पास, है ना। तो देखिए यहाँ जो एनसीईआरटी ने फिगर बनाया है बेटा, इस फिगर को हम लोग जरा देखें और समझने की कोशिश करें। ओहो, इस फिगर को हम लोग जरा देखें तो मैं इरेज कर दूं ये सब। तो इस फिगर को देख के क्या समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे कितना वेल बनाया है एनसीईआरटी ने, 4 वेल है ना। देखिए 1 2 3 4। तो मतलब अगर 4 वेल है, तो हम लोग एक साथ 4 डीएनए सैंपल को सेपरेट कर सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट वेल में जो डीएनए था वो देखिए उसमें तो फ्रेगमेंट ही नहीं है, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट है ही नहीं, मतलब ये अनडाइजेस्टेड डीएनए। यहाँ देखिए 1 2 3 4। सेकेंड वेल में जो डीएनए था उसमें कितना फ्रेगमेंट है, 4। थर्ड वेल में देखिए 1 2 3 4 5। और फोर्थ वेल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फ्रैगमेंट्स है ना। मतलब एक साथ हम जितने भी वेल है ना उतना डीएनए सैंपल को सेपरेट कर सकते हैं। तो डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट तो हो गया अकॉर्डिंग टू साइज, लेकिन अभी दिखेगा नहीं आपको। देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए उसको स्टेन करना पड़ेगा, उसको कलर करना पड़ेगा। और कलर हम कैसे करेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, कौन से डाई का यूज करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड। अभी भी नहीं दिखेगा, इसको हमको अल्ट्रा वायलेट रे में देखना पड़ेगा, है ना। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में दिखेगा अब आपको डीएनए। और ये जो डीएनए दिखेगा, तो आप जिस डीएनए में इंटरेस्टेड हैं, मान लो इस डीएनए में मैं इंटरेस्टेड हूं, तो क्या करना पड़ेगा, जेल, नीचे जेल लगा हुआ है ना अगारोज, तो अगारोज जेल को कट करेंगे और इस जीन को हम बाहर निकाल लेंगे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इल्यूशन, है ना। आपके लिए 3 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। एक तो डीएनए का चार्ज क्या है, तो नेगेटिव। डीएनए को हम लोग स्टेन किससे करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड से, देखेंगे कैसे, अल्ट्रावायलेट रे में। और डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने का प्रोसेस कॉल्ड इल्यूशन, सिंपल, ठीक है ना। तो ये था एंजाइम्स, मेनली कौन सा एंजाइम हमने देखा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका यूज हमने देखा, ठीक है। डीएनए लाइगेज के बारे में अभी एनसीईआरटी ने कोई बात नहीं करी है, थोड़ी सी बात थी कि डीएनए लाइगेज क्या करता है। ये जैसे एक डीएनए सोर्स है, हाँ, और कोई दूसरा डीएनए सोर्स है, तो इस दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा,
यहाँ पे जोड़ेगा कौन? जोड़ेगा कौन? डीएनए लाइगेज। तो एंजाइम चाहिए था, और क्या चाहिए हमको? वेक्टर चाहिए और होस्ट चाहिए। ठीक है ना? तो आज का ये लेक्चर बड़ा हो चुका है, तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करना चाहूंगा। और आप जल्दी ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट है ना, ये जो क्लोनिंग वेक्टर ऑन व्हाट है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमने एंजाइम्स डिस्कस करा, और जल्दी ही मैं नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करूंगा जिसमें आपसे शेयर करूंगा क्लोनिंग वेक्टर और होस्ट की बातें हम लोग करेंगे, है ना? तो आज मैं आपसे विदा लेता हूं। तो और जल्दी ही मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, है ना, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँ जल्दी। ओके, इट्स नीट बायो गुरु जी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।